सुख में सिमरन सब करें, दुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को हो। लेकिन क्या करें साहब, हमारी फितरत ही ऐसी है। आनंद में रहते हैं, जब सुख में होता है, सब कुछ मिल रहा होता है, सोचते ही नहीं है कि आज क्या है, कल क्या है, परसों बचेगा भी कि नहीं। बिना सोचे विचारे जो मन में आया, जो अच्छा लगा वो सब किया, और करते करते देखिए जनाब क्या हालत हो गई है। पृथ्वी डूब रही है। मैं कहूँगा मेरी अपनी गलतियों के कारण हो रही है, ऐसा आप भी सोचिए। लेकिन सब लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, दूसरों को सही बात बताने की तरफ भी ध्यान देते हैं, और अपने आचरण के जरिए वो दूसरों के सामने ऐसा एग्जाम्पल सेट करते हैं। ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ है प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी, आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एनर्जी स्वराज की आपने स्थापना की है, और वर्ष 2020 से आप अपनी सोलर बस में देश देश कोने कोने में जाकर लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ में संवाद कर रहे हैं जी। सोलर बस से ही मुझे लगता है बातचीत शुरू करनी चाहिए। कैसे आपके मन में आया कि एक आईआईटी की अच्छी खासी नौकरी, आईआईटी का प्रोफेसर, वो भी आईआईटी बॉम्बे में, और फिर आपको लगा कि ऐसे बस में बैठ के यात्रा करनी चाहिए, लोगों से बातचीत करनी चाहिए? वेल, मैं 2019 में जब मैंने एक विश्व यात्रा की थी, उस समय गांधी जी की 150वीं जयंती हम सेलिब्रेट करना चाह रहे थे, और ख़ास करके सोलर को प्रमोट करने के लिए मैं काफ़ी देशों में गया। और उस समय आइडिया था कि बच्चे सोलर की ट्रेनिंग के लिए सोलर लैम्प बनाएं और सोलर लैम्प में पढ़ाई करें और एनवायरनमेंट के प्रति नॉन वायलेंस के शपथ लें, क्योंकि हम जो कार्बन एमिशन करते हैं एक तरह से हिंसा है जो हम सब करते हैं। और फिर मैंने ये भी देखा, जब मैं पूरे विश्व की यात्रा की, मैंने गरीब देशों की यात्रा की, अमीर देशों की यात्रा की, रिच कंट्रीज, पुअर कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, द होल वर्ल्ड एक ही जैसा व्यवहार कर रहे हैं। सबको इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, भले ही वो पानी खराब हो जाए, मिट्टी खराब हो जाए, संबंध खराब हो जाए, क्लाइमेट ही बदल जाए, फिर भी सब लोगों को इकोनॉमिक ग्रोथ करना है। और उस समय तक जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, ग्लोबल वार्मिंग की बात तेजी से होने लगी थी। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई थी 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ग्लोबल वार्मिंग पे। तो मुझे लगा कि मैं यदि कुछ करना चाहता हूँ तो मेरे जीवन काल में इम्पैक्ट हो, ऐसा काम करना चाहता हूँ, ये परिवर्तन मैं खुद देख सकूँ। और चूंकि क्लाइमेट चेंज ये छोटी मोटी समस्या नहीं है, पूरे विश्व की समस्या है, ये किसी एक देश की नहीं है, किसी राज्य की नहीं है, ये पूरे मानव प्रजाति की समस्या है। तो इतनी बड़ी समस्या को हल करने के लिए क्या करना चाहिए? तो जो हमारे पास साधन होते हैं कि पॉलिसी बना के हल कर सकते हैं क्या, टेक्नोलॉजी डेवलप करके हल कर सकते हैं क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ करके हल कर सकते हैं क्या, रूल्स एंड रेगुलेशन से हल कर सकते हैं क्या, तो मुझे लगा सबका उत्तर नहीं है। क्योंकि पिछले 30-40 सालों में मेरे खुद के अनुभव रहे हैं कि टेक्नोलॉजी तो लीप्स एंड बाउंड से ग्रो हो रही है, इकोनॉमी भी ग्रो हो रही है, और साइंस भी ग्रो हो रहा है, और पेरिस एग्रीमेंट भी हुआ है, कॉप मीटिंग भी हुई है, 10,000 एनजीओ भी काम करते होंगे, तो फिर भी क्लाइमेट तो ना रुक रहा है ना स्लो हो रहा है, बल्कि तेजी से बढ़ रहा है। तो ऐसे में मुझे लगा कि ये जो टूल्स हैं स्टैंडर्ड तौर तरीके, वो तो काम नहीं कर रहे, और क्लाइमेट चेंज हर साल पहले साल से ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। और फिर एक मन में प्रश्न आया कि यदि आज गांधी जी होते तो क्या करते, इस समस्या को कैसे हल करते। तो गांधी जी का जैसे ही सोचते हैं तो या तो पद यात्रा करते हैं, कुछ उपवास करते हैं, तो उपवास मेरे से होता नहीं, आधुनिक जीवन है तो पद यात्रा को इनका इतना दूर फैल नहीं पाएंगे। फिर एक विचार है कि एक बस के द्वारा यात्रा की जाए, और चूंकि विश्व की प्रॉब्लम है तो इसको 1-2 साल में, 5 साल की यात्रा में सॉल्व नहीं कर सकते। मुझे लगा कि कम से कम इसमें 1 दशक तो देना चाहिए, 10 साल तो देना चाहिए। और जब मैंने 2020 में सोचना चालू किया, 2019 में सोचना चालू किया, तो 2020 में यात्रा चालू करूँगा, तो 20 से 30 मतलब 11 साल होते हैं, और 2030 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टारगेट भी है, और 11 शुभ नंबर भी होता, तो इस हिसाब से 11 साल फिक्स हुआ। परंतु मुझे ये भी लगा कि ये पार्ट एंड पार्सल में यात्रा नहीं की जा सकती कि होली दिवाली घर चले गए, सैटरडे संडे ब्रेक ले लिया, क्योंकि इतना कठिन काम है और इतना बड़ा उद्देश्य है, और हम बहुत छोटे इसके मामले में। तो मुझे लगा कि अनवरत चलना चाहिए, इसमें दिन रात सुबह शाम सोचने की ज़रूरत है। इसीलिए ये संकल्प भी लिया कि मैं 11 साल घर नहीं जाऊँगा, और घर नहीं जाऊँगा तो कहाँ रहना है, कहाँ खाएंगे, क्योंकि ठीक से खाना और ठीक से सोना, अपने शरीर को 11 साल बचा के भी रखना है ना, तो ये 2 काम अच्छे से होना चाहिए, तो फिर हम टिक जाएंगे। तो आपने मूविंग होम एनर्जी स्वराज की स्थापना के लिए एनर्जी बस की स्थापना की। तो फिर मैंने एक ऐसे बस के बारे में सोचा जिसमें मैं ठीक से सो सकूं
उसमें खाना बना के खा सकूं। अच्छा, सिर्फ लोगों से मिलना नहीं, काम भी करना है, लिखना भी पड़ेगा, नया टूल्स भी डेवलप करना पड़ेंगे तो काम भी कर सकूं। और तो ये सारे काम के लिए फिर एक बस की कल्पना हुई। और चूंकि मैं तो सोलर एनर्जी पे काम करता हूँ, सोलर को प्रमोट करता हूँ, तो ये वो पक्का हो गया कि बस में सारे काम सोलर से ही होना चाहिए। तो फिर हमने उसको डिज़ाइन ऐसे किया कि सोलर से खाना बन जाए, सोलर से लाइट पंखे चल जाए, तो हमारी बस में सारे काम सोलर से होते हैं। तो उसी तरह से ये जो मेरी एनर्जी स्वराज यात्रा है उसकी उत्पत्ति हुई, और जो बस है उस आइडिया से डिज़ाइन हुई है। वंडरफुल। कुछ बस के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति को सुबह से शाम तक बहुत सारी गतिविधियां करनी होती है। रात को सोना ही नहीं होता है, खाना बनाना है, खाना खाना है, वैचारिक चिंतन करना है, किताबें पढ़ने की आवश्यकता हो सकती है, लोग आते जाते उनसे मिलना है, वॉश लेना है, फ्रेश होना है, और काम करने की एक उपयुक्त जगह भी होनी चाहिए। तो ये एक सब बस में कैसे संभव हो पाया है? वेल, बिल्कुल ये सारा संभव, और ये तो जीता जागता उदाहरण है। मैं 3 साढ़े 3 साल से तो उसमें रह ही रहा हूँ। जब हमने बनाना चालू किया तो मुझे याद है अच्छे से कि मैंने एक्सेल शीट पे डिज़ाइन चालू किया। तो मैंने अपने बस का जो हमने एक मॉडल फाइनल कर लिया कि ये मॉडल पे जाएंगे, अब उसमें कहाँ चीज़ क्या होगी, बेड कहाँ होगा, किचन कहाँ होगा, वॉशरूम कहाँ होगा, पढ़ना है तो लाइब्रेरी कहाँ होगा, काम करना है तो ऑफिस कहाँ होगा, ट्रेनिंग भी देना है तो ट्रेनिंग रूम भी होना चाहिए, और मंदिर भी होना चाहिए, और 11 साल करना है तो ध्यान, मेडिटेशन, योगा की जगह भी होना चाहिए। तो ये सारे, कुछ ग्रीनरी भी हो तो आंखों को अच्छा लगे, कुछ ग्रीनरी भी होना, तो ये सारे कंस्ट्रेंट थे। तो फिर मैंने बस का जो एरिया था, लेफ्ट हैंड जो विड्थ के जो थे यहाँ, लेंथ एंड विड्थ को ग्रिड में डिवाइड किया, 1 फीट बाय 1 फीट, एंड फिर मैंने अपना प्लेसिंग चालू किया। तो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगा कि वो सोने की जगह एकदम पक्का होना चाहिए। तो और हमें पता है बस में बैठते हैं तो जो आगे की सीट होती है उसमें कम दचके लगते हैं, पीछे ज़्यादा लगते हैं। तो सबसे आगे मैंने फिर बेड रखा कि ये बेड होना चाहिए। और जो बस की विड्थ थी, मुझे थोड़ी हाइट ज़्यादा है तो, और फैल के सोने की आदत है, तो 6.5 फीट का तो बेड होना ही चाहिए लेंथ वाइज, और लकीली 7.5 फीट की है तो 1 फीट फिर भी मार्जिन था। फिर बेड हो गया तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, तो काम करना है। तो फिर काम करने के लिए जितनी जगह चाहिए उतने स्पेस छोड़ा। तो फिर दूसरी जगह बची तो मीटिंग भी तो करना है लोगों से, तो फिर एक बेड के साथ में एल शेप में दूसरा बेड लगाया, ताकि दूसरा व्यक्ति सो भी सकता है और वो मीटिंग के लिए हो सकता है। और जो 1 फीट एक्स्ट्रा जगह थी बेड के पास में, वहाँ पे लाइब्रेरी बना ली, ताकि वहाँ पे किताबें रखी जा सके, तो उसका वहाँ पे उपयोग हो गया। तो ये जो एरिया था ये मात्र 7.5 फीट बाय 9 फीट, इसमें इतने सारे काम। अच्छा, वो हमने टेबल जो मेरी ऐसी बनाई कि उसको फोल्ड करके दीवार पे लगा सकते हैं, तो उसको बोर्ड की तरह भी यूज करते हैं। तो मैं जो क्लास लेता हूँ, मैं क्लास भी ले सकता हूँ। तो आप सोचिए, इतने काम में मीटिंग करना, सोना, काम करना, पढ़ाना, पढ़ना, ये सारे इतने सारे काम है। अच्छा, वहाँ पे एक और बर्थ भी हमारे 2 के अलग तीसरी बर्थ है कि रेलवे में जैसे बस स्लीपर में होता है तो एक और बर्थ आ सकती है, तो उसी एरिया में तीसरा आदमी भी सो सकता है। फोल्डिंग सिस्टम बनाया। तो ये उतने से काम में हो गए। फिर उसके बाद में हमने मंदिर और एक गार्डन हमने बनाया। मंदिर के पीछे ऊपर जगह मिले तो एक छोटी और लाइब्रेरी बना ली। फिर किचन और वॉशरूम आमने सामने कर लिया। अच्छा, किचन में पानी का सप्लाई है, किचन में इंडक्शन सोलर पे चलता है, किचन में राशन पानी वो सब करते हैं, और चाय पत्ती और दूध और शक्कर और गुड़ और दाल और चावल, ये सारी व्यवस्था उसमें। और वो एग्जॉस्ट लगा के रखा है हमने कि ज़्यादा कुकिंग होगी तो क्या करना पड़ेगा। अच्छा, ये जब पहली बार बस बनी थी तो एग्जॉस्ट नहीं था, वो एक ओपनेबल विंडो है। फिर बाद में लगा कि थोड़ा सफोकेशन हो जाएगा, तो हमने बाद में बस को थोड़ा कट करा के फिर वहाँ एक एग्जॉस्ट बनाया। वॉशरूम में बाकी सारी व्यवस्था, शावर भी है, बायो टॉयलेट है, वॉश बेसिन है। तो ये सोने से लगा के यहाँ तक करीब 118 स्क्वायर फीट है, और 118 स्क्वायर फीट में हर वो गतिविधि की जा सकती जो हमारे दैनिक दिनचर्या में 24 घंटे में लगती है। सारे काम हो सकते हैं 118 फीट। तो एक्चुअली देखा जाए तो इतनी जगह चाहिए। चाहूंगा दोस्तों, सीखने की बात है, एक इतना बड़ा प्रोफेसर, एक सुधी व्यक्ति, देश विदेश की जितने यात्राएं की है, मात्र 118 स्क्वायर फीट के एरिया में सारे वो काम कर रहा है जो आप और मैं करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि शायद जगह में 200 फीट, 300 फीट, 500 फीट, 800 फीट, पता नहीं, आगे जाने की तो कोई लिमिट ही नहीं है, लेकिन प्रोडक्टिविटी तो अल्टीमेटली उतनी ही है। तो जगह से जीवन का उससे कोई कनेक्शन नहीं है। वैचारिक तौर पर आपको समझने की जरूरत है कि कम में भी आप उतना प्रोडक्टिव हो सकते हैं। प्लीज कंटिन्यू करें।
हाँ, और ये जो 118 स्क्वायर फीट जगह है, इसमें ये सारे काम हो जाते हैं और बहुत अच्छे से होते हैं। मतलब ऐसा कंजस्टेड कभी फील नहीं होता कि ये छोटा है या कम पड़ रहा है, नहीं, और बहुत अच्छे से काम होता है। अच्छा, फिर आइडिया तो ये था कि वहाँ पे ट्रेनिंग भी दी जाएगी, अलग अलग जगह आएंगे, और सोलर इतना सरल है ये बताना लोगों को। तो हमने एक ट्रेनिंग सेट रखा हुआ है, पैनल है, इन्वर्टर है, लाइट है, फैन है, और मात्र 90 मिनट्स में हम लोगों को खुद का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना सिखा देते हैं। तो ट्रेनिंग का रूम है, छोटे सोलर लैम्प बनाने का रूम है। अच्छा, पीछे जो रूम है, ट्रेनिंग देना है तो हमें प्रेजेंटेशन चाहिए, प्रोजेक्टर चाहिए, तो हमने एक टीवी लगा के रखी, उसमें टीवी भी है, और वो उसी को हम डाइनिंग की तरह यूज़ करते हैं। जब खाना बनाते हैं तो खाएंगे कहाँ, क्योंकि मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि जहाँ मैं बैठता हूँ और काम करता हूँ वहाँ खाना ना खाया जाए, है ना, कि वो अपने काम करने की जगह, तो खाना अलग जगह खाते हैं हमेशा। तो पीछे एक जो स्पेस थी, वहाँ पे डाइनिंग रूम की तरह बोलते हैं, बैठते हैं लोग, 4-5 लोग होते हैं, तो ऊपर बैठ जाता है, कोई नीचे बैठ जाता है। वो है साथ में, और किचन का सामान, आलू कहाँ रखेंगे, प्याज कहाँ रखेंगे, तो वो पीछे भी एक एरिया है जहाँ पे हमने ये सामान रखते हैं। एक टीवी है ऐसे बस में जो बाहर की तरफ खुलती है, 2 टीवी है, एक अंदर की तरफ जहाँ प्रेजेंटेशन, एक है बाहर, जब बहुत भीड़ होती है बस में तो हम जो वीडियो दिखाना तो बाहर खोल देते हैं। साथ में हमने एसी लगा के रखा है पीछे के रूम में, जो मैं यूज़ नहीं करता, और इसलिए लगा के रखा है कि लोगों को ये ना लगे कि सोलर का उपयोग सिर्फ लाइट और पंखे चलाने के लिए किया जाता है। सोलर का उपयोग आप इंडक्शन चला सकते हैं, एसी चला सकते हैं, जो काम है सारे काम कर सकते हैं। इसलिए एनर्जी स्वराज का कल्पना ही है कि एनर्जी में आत्मनिर्भरता, कनेक्शन फ्री होना, वो असली में एनर्जी स्वराज है। वंडरफुल। कनेक्शन फ्री, आत्मनिर्भर होना, सब्स्टिट्यूट नहीं है सोलर, हाँ, रादर आप, वो जीवन है। जी जी, सोलर जीवन है। और मैं लोगों से पूछता हूँ, अच्छा आप में से कितने लोग सोलर का उपयोग करते हैं, तो बहुत सारे लोग हाथ ही खड़ा नहीं करते। तो मुझे पूछना पड़ता है, अच्छा खाना खाते हो, सांस लेते हो, पानी पीते हो, ये भी तो सोलर एनर्जी। हम बहुत बड़े यूजर हैं सोलर एनर्जी के। सांस लेना कोई छोटा मोटा यूज है, पानी पीना कोई छोटा मोटा, ये तो बहुत बड़ा। तो हम ऑलरेडी सोलर का इतना यूज करते हैं, तो लाइट चलाना, पंखा चलाना, कुकिंग करना कौन सा महान काम हो गया। सो सोलर को हम स्पेशल ना बनाएं। मैं हमेशा लोगों को रिक्वेस्ट, नहीं, सोलर हमारे जीवन का हिस्सा है, हमारा अस्तित्व सोलर ऊर्जा के कारण है। हमें सिर्फ हमारे अस्तित्व का जो केंद्र है सोलर ऊर्जा, उस पर वापस आना। हम जो रास्ता भटक गए हैं, तो हम कोयले का उपयोग करते हैं, पेट्रोल करते हैं, डीजल करते हैं, उससे सारे दुष्प्रभाव होते हैं। जिस दिन हम ये रास्ता छोड़ के वापस हमारे केंद्र पर आ जाएंगे, मुझे लगता है दुनिया की सारी समस्या, ये क्लाइमेट की समस्या, जलवायु की समस्या, डिप्रेशन, स्ट्रेस, वायलेंस, रोजगार, लोकल इकोनॉमिक स्ट्रांग, ये सारी समस्या हल हो जाएगी यदि हम सोलर ऊर्जा में आत्मनिर्भर हो जाएं या एनर्जी में स्वराज लेकर आ जाएं। जी, वापस बस पे आते हैं। जो सोलर पैनल्स हैं वो रूफ टॉप पर लगे हुए। हाँ, तो फिर ये जो सारे काम के लिए एनर्जी चाहिए थी, और चूंकि मैं सोलर में काम करता हूँ तो मैंने कैलकुलेशन किया कि अच्छा रूफ में इतनी जगह है और हमारे दिनचर्या के लिए पर्याप्त है, तो पूरा एक्सपोजर मिलना चाहिए, तो सोलर पैनल छत में लगाएं। अब छत में लगाएं तो पानी की टंकी नॉर्मली ऊपर होती है, तो वहाँ टंकी नहीं रख सकते हैं। अच्छा, उसको नीचे नहीं रख सकते छत पे, नहीं तो फिर हाइट कम पड़ जाएगा, तो बस की हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो फिर हमने नीचे टंकी बनाई है, बेस के नीचे। और चूंकि अब नीचे कर दी तो उसके लिए पंप चाहिए, तो हमने एक प्रेशर पंप भी लगा कर, इसका मतलब मोटर भी चलती है सोलर से, तो प्रेशर पंप के लगा के जो किचन में पानी आता है, वॉशरूम में पानी आता है, वो फिर प्रेशर से आता है। और फिर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए क्या प्रोविजंस हैं? तो बस के अंदर 2 टंकी है, एक टंकी है फ्रेश वाटर की जो किचन में पानी लगता है, और एक है वेस्ट वाटर जो पानी सारा वेस्ट जनरेट होता है। और जो वेस्ट वाटर टैंक है उसके भी 3 कंपार्टमेंट है, एक टॉयलेट का वेस्ट जाता है, किचन का वेस्ट जाता है, और वो बायो टॉयलेट है, और उसमें एंजाइम वगैरह डाला जाता है जो डिग्रेड करता है फास्ट तरीके से, और उसको हम फिर फ्रेश वाटर तो कहीं रुकते हैं, कहीं कॉलेज में रुके वहाँ पे फिल कर लेते हैं, वेस्ट वाटर को कहीं ड्रेनेज लाइन मिलती है वहाँ, तो उसको खाली कर देते हैं। जी, लंबी यात्रा है तो बस की मेंटेनेंस वगैरह भी कोई समस्या के कारण बनती है? बस का मेंटेनेंस होता है, कभी कभी हो जाता है, जैसे कि कभी इन्वर्टर ही नहीं चला, या हमारी बस के 2 कॉन्ट्राडिक्टरी रिक्वायरमेंट, एक तो हमको धूप चाहिए क्योंकि चार्ज करना है, दूसरा धूप में खड़े हो तो गर्मी भी होगी, तो ये दोनों में हमें बैलेंस बनाना पड़ता है। और कभी ज़्यादा छाँव में रख ली, गर्मी है और चार्ज नहीं हुई, और ज़्यादा खाना भी बना लिया, तो फिर बैटरी ड्रेन हो जाती है। तो ऐसे मौके आते हैं जब ऐसा लगता है कि बस मच्छर उठा के ले ही जाएंगे अब तो हमने उसके अल्टरनेटिव निकालने का प्रयास किया, तो मच्छरदानी लगा सकते हैं क्या, पर कुछ तो वेंटिलेशन चाहिए, और कुछ दूसरे फैन लगा के रखें, कभी ऐसा वंस इन अ वाइल कभी ऐसा होता है, तो वो
हो जाता है। फिर कभी जो पंप है, प्रेशर पंप, वो बंद हो गया, क्योंकि उसका जो सेंसिंग है कितने प्रेशर पे बंद होना है वो खराब हो गया। एंड फिर मुझे याद है कि उड़ीसा में कोई आदमी अचानक उस मुझे जानता था, उसने मेरी बस देखी थी, बोले सर मैं कर देता हूँ, तो उसने कर दिया। फिर हमारी बस में जो बैटरी है, वो बैटरी, चूंकि हम ट्रेवल करते रहते हैं रोड पे, नॉर्मली बैटरी तो स्थायी रूप से होती है, ट्रेवल में नहीं होती, उसके जो शोल्डर से वो खुल गए, तो उसकी कैपेसिटी कम हो गई, तो 3-4 घंटे में डाउन हो जाती थी। और हमें रोज रात को बहुत रोशन जैसे यूज करते हैं ना, बहुत केयरफुल यूज करना पड़ता है। उड़ीसा में अचानक एक व्यक्ति मिला, बोले सर इसको मैं ठीक कर देता हूँ। मैं, और उसने बकायदा, अच्छा मुझे बड़ा अच्छा, मैंने कहा देखना वारंटी खत्म, नहीं, बोले सर कर, सच में उसने ठीक कर दिया। तो डेफिनेटली अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिल जाते हैं, मदद मिल ही जाती है। हाँ, और बहुत सारे अच्छे लोग हैं दुनिया में, और बहुत सारे अच्छे लोग मिलते रहते हैं। हमारे जो सारथी है मेरे, जो यात्रा के प्रकाश जी हैं, वो अपने आप में इंजीनियर से कम नहीं है। तो उनकी जो तिकड़म चलती रहती कि जब रास्ते, गार्डन है, गार्डन में गमले हैं, तो गमले में बस इधर उधर तो गिरे ना तो क्या करें, तो पहले गिरते थे तो मिट्टी सब दूर फैल जाती थी, तो वो उन्होंने फिर उसका एक बांध के निकाला। फिर 1-2 बार ऐसा हुआ कि जो बघार पेटी होती, वो डब्बा खुल गया, मतलब चलती बस में दरवाजा खोला और दम से बाहर, और सारे सामान तो ठीक है, मिर्ची बाहर आ गई लाल मिर्ची बाहर आ गई। तो फिर हमने धीरे धीरे सीखा कि अच्छा इसको कैसे लॉक किया जाए। फिर हमने वो एक रॉड वहां पे लगाना चालू की। तो ऐसे बहुत सारे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें। आपकी बात सुनकर के इतना इंटरेस्ट आ रहा है, जब आप नई जगहों पर जाते हैं और बहुत सारे लोगों में से कहूँगा उन्होंने इस तरह के कोई चलता फिरता घर देखा नहीं होगा, लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से उसको लेते हैं? आपको तकलीफ होती है या नहीं? हम तो चाहते हैं कि लोग बस देखें, और हम हर जगह जाते हैं डिमॉन्स्ट्रेट, और बहुत अच्छा लगता है लोगों को। मतलब ये आश्चर्य होता है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि इतनी छोटी जगह में ये सारे काम हो सकते हैं। अच्छा सोलर पे चल सकता है। और जो लोग बस में बैठते हैं, फिर बैठ के देखते हैं, वो उनको तो और भी आश्चर्य लगता है कि ये तो कभी कंफर्टेबल लग रहा है, ऐसे कोई वो नहीं। और कई सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि यार कहाँ प्लॉट खरीदना है, ये बस ही बना लेते हैं इसको, तो इतना पैसा भी नहीं लगने वाला है। तो लोगों को अच्छा लगता है उसमें। एंड फॉर्चुनेटली वो पूरी दिल से बनी है बस, डिजाइन की गई, उसमें हर चीज ऐसी है, और लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि, और हमें भी अच्छा लगता है दिखाने के लिए। जी, कभी ऐसा हुआ कोई सुरक्षा को लेके आपको कभी कोई ऑड सिचुएशन का सामना करना पड़ा? नॉर्मली ऐसा बहुत कम होता है। मतलब शुरू में 1-2 बार प्लानिंग जहाँ हमारी गड़बड़ हुई कि डिस्टेंस इतना ट्रेवल करना है, आपने ठीक से अनुमान नहीं लगाया, ए से बी जाना है तो वहाँ पे देर से निकले और नहीं पहुंच पा रहे, तो 1-2 बार ऐसा हुआ कि हमें ढाबे पर रुकना पड़ा। और ढाबे वाला फिर उसने हमको भगाया। पहले तो अच्छा, हम ढाबे पे कई बार जाते हैं, बीच में लंबा जा रहे तो कुछ खाना पीना है, तो कई लोग बस को देख के खुश हो जाते हैं कि अब 30-40 लोग उतरेंगे, हम 4 लोग उतरते हैं तो उसको बड़ा शौक लगता होगा। तो फिर एक रात मुझे याद है कि हमको रात रुकना था, क्योंकि जगह नहीं थी और सुनसान जगह में रोक नहीं सकते। तो फिर ढाबे पे रुक गए, और ढाबे वाले को लगा कि ये तो कुछ खा भी नहीं रहे हैं, तो उसने हमको फिर बताया कि नहीं। अच्छा, हमने बोला यार ढाबा है तो थोड़ी सी, बोले नहीं नहीं यहाँ बस आने। तो उसने फिर वो है ना दादागिरी पे आ गया, तो हमको लगा नमस्ते, चल लेना चाहिए यहाँ से। फिर एक ऐसे ही शहर में एक देर रात हो गई, छोटा जंगल का इलाका था, और हमको लगा कि अब रात पे ट्रेवल नहीं करते हैं। तो किसी ने सजेस्ट किया वहाँ रुक जाओ। तो एक धर्मशाला थी, मतलब जहाँ पे ये शादी ब्याह होती रहती थी, वहाँ पे खाली प्रांगण मिल गया था, तो फिर वहाँ रुके। और बाकी जो धर्मशाला में होता है, इधर टेंट आ रहा है, उधर जा रहा है, उधर ये बैंड बाजा बज रहा है, ये हो रहा है, बस ऐसा होता रहता है। मतलब ये जी। पर अभी हम सुधर गए ना, ठोकर खा के सुधर गए, तो अभी हम बहुत अच्छे से प्लान कर लेते हैं, तो ऐसा कम होता है। हाँ। प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स अ लॉट। हाँ। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में कितना मुश्किल होता है, कितना एक्सपीरियंसिंग होता है जब ठंड बहुत हो, चूंकि शीट मेटल है, या बारिश जोर से हो रही हो, ओले हो रहे हो, या तो मुश्किल होती है। जैसे हमारी बस जो है शुरू में वही अनुभव नहीं था, तो मेरे ख्याल से 3-4 महीने की बात होगी। मुझे याद है मैं जबलपुर में था, मध्य प्रदेश में, और जब साइड की धूप गिरती है बस में, तो 3-4 बजे की धूप, ठंड के दिन चल रहे थे, पर 3-4 बजे की धूप तो बहुत गर्म हो गई, और बहुत अच्छी गर्म हो गई। मेटल है तो वो तो एब्जॉर्व करती है। और तो हमने
कुछ वेंटिलेशन के लिए वो खिड़कियां खोली, पर्दे डाल दिए क्योंकि धूप नहीं चाहिए पर अंदर तो बैठना है। और सर्दी के बहुत ठंड के दिन चल रहे थे और वो वैसे ही रह गए और मैं सो गया। तो फिर ठंड लगने लगी तो एक रजाई निकाली, फिर काम नहीं चल रहा, दूसरी रजाई निकाली, फिर भी काम नहीं चल रहा है। सुबह होते होते तो सर्दी चालू हो गई, नाक बहना। फिर बाद में रियलाइज हुआ कि एक्चुअली पर्दे तो लगे थे पर कांच खुले ही रह गए थे। तो कांच खुले तो वो सर्दी रोक ही नहीं पा रही थी, तो अच्छी खासी सर्दी हो गई सुबह तक। ऐसा भी होता है कभी शुरू में, जब चूंकि आंधी तूफान के सब बारिश गिरती है तो पानी से ऊपर से गिरता है तो निकल के बह जाता है, पर आंधी तूफान के साथ तो इधर जाएगा उधर जाएगा, तो फिर बस यहाँ से टपक रही है तो यहाँ एक बर्तन लगाया, वहां एक बर्तन लगाया, तो वो काफी कि फिर मैंने कहा ना कि ठोकर खा के सीखा है, तो फिर हमने जहाँ से पानी टिकता वहाँ पे वो ट्रांसपेरेंट टेप चिपकाना चालू किया कि टेप से तो पानी नहीं आएगा भाई, वहां तक आ जाएगा पर अंदर कैसे आएगा, तो कहीं ये टेप लगाई गई हो। तो अभी धीरे धीरे वो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट फुल प्रूफ हो गई है। जी, जीवन में सीखना है तो यात्रा करने से अच्छा कोई तरीका हो नहीं सकता, ये बात हम विटनेस सभी कर रहे हैं। बातचीत आगे बढ़ाते हैं, अब आते हैं कोर इशू की तरफ, जो आपका मिशन है। उस मिशन में सबसे पहली मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें तो व्यवस्थाएं हैं, मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ, घर से दूर रहना, परिवार से दूर रहना और अपने मिशन पर डटे रहना, इस इशू को आप कैसे एड्रेस करते हैं? वेल, आई मीन ऑफ कोर्स जीवन में तो ऊंच नीच आती है और सभी के जीवन में आती है। तो एक तो चूंकि मैं आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर हूँ और अध्यात्म को समझता हूँ और ये ऊंच नीच होती रहती है, तो मन को पता है कि अच्छा ठीक है, सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता, सबके साथ होता रहता है, किसी के साथ कम ज़्यादा होता है। और लंबी यात्रा है और जैसा हम सोचते वैसा होता भी नहीं है। तो मुझे वो गीता का श्लोक हमेशा मैं अपने साथ रख कि कुछ भी हो जाए कर्म तो करना पड़ेगा। तो ये कर्म नहीं करेंगे तो कुछ और कर्म करेंगे, जाके आईआईटी में पढ़ाएंगे या कुछ और करेंगे, तो क्यों ना यही सी कर्म को किया जाए। तो क्या हुआ, मुश्किल है तो क्या हुआ। तो वो है तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतने काम होते हैं, इतना व्यस्तता जाती है, मतलब सुबह से लेके 10 साढ़े 10 तो रोज ऐसे ही बच जाते हैं। और सैटरडे संडे भी होते हैं, ऐसा भी नहीं कि सैटरडे संडे ब्रेक हो गया। मतलब अभी 1.5-2 महीने में बहुत थक गया, मेरे बहुत मन हो रहा था कि यार एक दिन खाली मिले। वो खाली दिन ढूंढते ढूंढते 1.5 महीने हो गए। जब 1.5 महीना हुआ तब जाके लगा कि अभी अच्छा आज खाली दिन है। तो व्यस्त होने के कारण भी ये जो उतार चढ़ाव है या ऊंच नीचे या वो उससे थोड़े बच जाता है आदमी। जब खाली रहता है तो फिर ज्यादा भारी लगता है कि अच्छा ये कैसे यार, वो कैसे। तो मेरे ख्याल से वो अध्यात्म के कारण, ध्यान के कारण और ये जो लोगों से बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे जो प्रोत्साहन मिलता है, उससे जो ऊर्जा मिलती है, उससे भी एक पॉजिटिविटी बनी रहती है। जी, परिवार से मिलने की इच्छा होती है? बिल्कुल होती है। और टेक्नोलॉजी के कारण हम रोज बात तो कर ही लेते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल हो जाता है, दिन में भी मैसेजेस सिंक हो जाते हैं, वो हो जाता है। पर अच्छी बात है कि उनको हमारे प्रोग्राम में हम इन्वॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि कुछ बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो फिर वो फैमिली सहित वो वॉलंटियर बना लेते हैं तो उसके हिसाब से वो टच में रहते हैं, उनको भी पता रहता है क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। अच्छा, वो इस तरह के काम के हिस्सा रहे हैं। जैसे मेरे घर में 6-7 साल से फ्रिज नहीं है और गीजर नहीं है, एसी नहीं है, तो वो ऑलरेडी थोड़ा माइंडसेट से कंडीशनड है कि हाँ ये से काम होते आए घर में, ये नई बात नहीं है। इनफैक्ट मैं जब हो चुकी है उनसे प्री कंडीशनिंग, इनफैक्ट जब मैं यात्रा चालू कर रहा था तो मैं ऑलमोस्ट 6 महीने लगे मुझे ये घर पे बताने के लिए कि मैं 11 साल घर नहीं आऊँगा करके। तो जोर का झटका थोड़ा धीरे धीरे दिया तो मैंने पूरा नहीं बताया कि अच्छा पहले तो यहाँ से चालू की कि यार हम कुछ यदि पोजीशन में है तो हमें कुछ करना चाहिए, है ना। और मैं सोलर एनर्जी समझता हूँ, मैं क्लाइमेट चेंज समझता हूँ, सब नहीं समझते हैं, तो मैं समझता हूँ तो मुझे करना चाहिए। और यदि मैं कैपेसिटी में हूँ, प्रोफेसर हूँ IIT बॉम्बे का, और फॉर्चुनेटली हमारी सैलरी का लेवल ये रहा है कि हमारा सेविंग से जीवन चल सकता है, तो बाकी लोगों की तरह हमें नहीं करना चाहिए, तो हमें कुछ करना चाहिए। तो ये पहला आइडिया। और मैं ऐसा करते करते फिर एक दिन मुझे लगा कि अब तो बता देना चाहिए। तो मैंने बच्चों को बिठाया कि डिनर के बाद में, मुझे याद है अच्छे से कि हम सोफे पे बैठे, मैंने कहा कि पता नहीं मैं जो 11 साल की यात्रा, इसका मतलब आप सब लोग समझते हैं इसका मतलब क्या होता है कि मैं 11 साल तक घर नहीं आने वाला हूँ। तो फट से छोटी बेटी ने कहा कि बोले ठीक है ना, वैसे भी आप इतना ट्रेवल करते हो, वैसे भी कहा तो क्या फर्क पड़ता है तो वो इतना अच्छा मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि मुझे बहुत हेवी लग रहा था कि कैसे होगा।
परंतु उसकी ये जो बात की अभी तो ठीक है ना, वैसे भी आप ट्रेवल करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, मुझे बहुत लाइट लगा। और एक तरह से वो संबल मिला, एक्सेप्टेंस है, संबल मिला एक तरह से एक्सेप्टेंस की, हाँ मतलब उनको ये नहीं कि यार ये क्या अजीब है, पिता घर छोड़ के हमको अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हैं जी। तो वो एंड उसके बाद भी उन्होंने, अभी 3.5 साल हो गए यात्रा, ऐसा कभी मुझे ऐसा फीलिंग नहीं आता कि वो क्रिप करते हो या कि क्वेश्चन करते हो कि ये आप कैसे छोड़ के चले गए, और हमारे मुझे लिए हाँ कम है और हम आप बाकी के लिए ज्यादा। हाँ और मुझे ये नहीं मिला मुझे, तो वो बच्चे तो कभी क्रिप नहीं करते, और यहाँ तक कि वो उल्टा प्रोत्साहन करते हैं कि बोलते रहते हैं कि आप इतना फेमस से काम नहीं चलने वाला, थोड़ा और फेमस होना पड़ेगा तब जाके दुनिया तक पहुंच पाएंगे। और पत्नी का कभी कभी रहता है क्योंकि वो अकेली हैं, उनको पिता का रोल भी करना है, दोनों पत्नी का बच्चों रोल को भी संभालना करना है। है, घर भी संभालना है, तो उनको थोड़ा बीच बीच में लगता रहता है कि जी, जरूरी बात मैडम आपसे कहना चाहेंगे सर की वाइफ और बच्चों को कि सर घर से दूर नहीं गए हैं, घर घर जा रहे हैं। और आपकी बात हमेशा कि हर प्रोग्राम में होती है, तो आप हमेशा कनेक्टेड हैं। वी आर रियली थैंकफुल टू यू फॉर allowing him to go off this particular mission and awakening everybody on this planet directly or indirectly. यस यस, और उनका जो रोल है खास करके मेरी वाइफ का, रजनी का, वो मेरे ख्याल से मेरे से भी बड़ा रोल है कि एक महिला होके और 2 बच्चों, वो भी लड़कियां हैं हमारे समाज में, और उनको करना, उनको पढ़ाना और ये सब करना और खुद मैनेज करना, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बड़ी बात है। और है ना, वो उनका नाम पहले बचपन में दुर्गा हुआ करता था, अभी रजनी है, तो एकदम दुर्गा की तरह वो डटी रहती है। तो आपकी प्रेरणा की बात आपने बताई कि आपका इमोशनल और मेंटल सपोर्ट कहाँ से। अब मैं जो आपका जो मोटिव है उस पर आता हूँ। आप किस तरह से लोगों को समझाते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों से सुनता हूँ आपके विषय में, इम्पैक्ट भी काफ़ी होने लगा है। उस विषय में जानना चाहेंगे कि व्हाट आर द डिलीवरेबल्स एंड व्हाट आर द मीन्स टू डिलीवर ऑल दैट। पर जो मेन पर्पस है जो मेरी यात्रा का, वो ये समझाना कि बहुत सिंपल है मैसेज, कि ये जो हम सब एनर्जी का उपयोग करते हैं, और दुर्भाग्य से वो जो एनर्जी का उपयोग करते हैं वो रॉन्ग एनर्जी, कार्बन वाली एनर्जी, काली एनर्जी, कोयला है, क्रूड ऑयल है, उससे कार्बन एमिशन होता है, ग्रीन हाउस होता है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और चूंकि हम सब एनर्जी का उपयोग करते हैं, तो हम सब क्लाइमेट चेंज के जिम्मेदार हैं। सरकारें जिम्मेदार नहीं है, इंडस्ट्री जिम्मेदार, हम सब जिम्मेदार हैं। मैं जिम्मेदार हूँ क्योंकि मैं एनर्जी का उपयोग करता हूँ, मैं कपड़े पहनता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं ट्रेवल करता हूँ, मैं बिल्डिंग का उपयोग करता हूँ, तो मैं जिम्मेदार हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझाना। और जब ये समझ में आ गया व्यक्ति को कि मैं जिम्मेदार हूँ, तो इस समस्या को हल कौन करेगा, तो मैं करूंगा, क्योंकि समस्या मैंने खड़ी की है। और मैं मतलब कौन, हर व्यक्ति आ गया विश्व का, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, गांव का हो, शहर का हो, अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो, छोटा हो, बड़ा हो, हर व्यक्ति एनर्जी का उपयोग करता है, हर व्यक्ति मटेरियल का उपयोग करता है, हर व्यक्ति कार्बन एमिशन करता है। इसलिए हर व्यक्ति को सॉल्यूशन का हिस्सा बनना पड़ेगा। और मैंने कहा ना, पिछले 30-40 सालों में ये दूसरे तरीके से पॉलिसी बना के, टेक्नोलॉजी बढ़ा के, इकोनॉमी बढ़ा के नहीं हो रहा है। तो सही तरीका है कि हर व्यक्ति को इसमें जुड़ना पड़ेगा, हर व्यक्ति को ठीक करना पड़ेगा। और कैसे ठीक करना पड़ेगा, ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। जी, प्रोग्राम के आखिर में जानना चाहेंगे प्रोफेसर सोलंकी की टिप, एक इंडिविजुअल को किस तरह से इस मिशन में, पृथ्वी को बचाने में, क्लाइमेट चेंज की रोकथाम में, सुधार में, किस तरह से टिप्स के तौर पर कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है कोई भी इंडिविजुअल भी। वेल बहुत सरल है, मैंने 2 बाउंड्री मैंने बना के रखे, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो हमारी ज़रूरतें बढ़ रही, हम बढ़ रहे हैं, हमारी इकोनॉमी बढ़ रही, परंतु धरती नहीं बढ़ रही है। धरती का साइज, धरती के संसाधन सब सीमित हैं। तो पहला काम तो ये करना चाहिए, अपनी ज़रूरतों को सीमित करना चाहिए। उसमें सारी ज़रूरतें आ गई, उसमें इलेक्ट्रॉनिक की ज़रूरत हो गई, कपड़ों की ज़रूरत हो गई, खाने की ज़रूरत होगी, बिल्डिंग स्पेस की ज़रूरत हो गई, ट्रेवल करने की, सारी ज़रूरतों को सीमित करें। क्यों? क्योंकि धरती सीमित है। और दूसरा, सीमित जरूरतों को लोकल पूरा करने का प्रयास करें। लोकल पैदा हुआ कपड़ा पहने, लोकल पैदा किया हुआ खाना खाएं, लोकल ज्यादा दूर काम ना करें, जो लोकल है उसको करें। तो लिमिटिंग एंड लोकलाइजिंग, ये 2 फंडामेंटल है। इसको पालन करते हुए क्या करना चाहिए, हमको सोलर एनर्जी की तरफ जीवन को लेके जाना है। परंतु सोलर एनर्जी का उपयोग भी ब्लाइंडली करेंगे तो उसका भी नुकसान है, हर टेक्नोलॉजी का साइड इफेक्ट तो होता ही है।
इसलिए मैंने एक 3 स्टेप अप्रोच बनाई सोलर में जाने के लिए, उसको है AMG, अवॉइड, मिनिमाइज, जनरेट। पहला तो अवॉइड करें, सोलर एनर्जी भी अवॉइड करें, हर चीज को अवॉइड करें जो अवॉइडेबल है। क्या अवॉइडेबल है? दिन में लाइट अवॉइडेबल है ना, और एक जोड़ी कपड़ा कम खरीदें, वो अवॉइडेबल है। कपड़ों पे प्रेस न करें, वो अवॉइडेबल है। और हर व्यक्ति अपनी खुद लिस्ट बना सकता है, उसके जीवन में उसके परिस्थिति में क्या अवॉइडेबल है, अवॉइड करें। फ्रिज का उपयोग, जैसे मेरे घर में ना फ्रिज है, ना मैं ठंडे पानी से नहाता हूँ, और घर में AC नहीं है, मैं कपड़ों पे प्रेस नहीं करता। इसलिए नहीं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, परंतु इसलिए कि नेचर अफोर्ड नहीं कर सकती। हमारे पास पैसे हो सकते हैं, हम अमीर हो सकते हैं, हम 10 गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, 2 गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, 3 फ्लैट अफोर्ड कर सकते हैं। प्रश्न है कि क्या प्रकृति अफोर्ड कर सकती है? और आंसर है नो, क्योंकि प्रकृति तो बढ़ नहीं रही है ना, हम ही बढ़ रहे हैं। फाइनाइट है, वो तो फाइनाइट है, हम ही बढ़ रहे हैं, हमारी ही जरूरतें बढ़ रही है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारा ही टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, प्रकृति नहीं बढ़ रही है। तो प्रकृति अफोर्ड नहीं कर सकती, हमें जरूरतों को कम अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड नहीं कर सकते, मिनिमाइज करें, कम में काम चला लें, छोटा घर बना लें, छोटा फ्रिज ले लें, एनर्जी एफिशिएंट फ्रिज ले लें, और बहुत कम एनर्जी में चलने वाले उपकरण लें। और मिनिमाइज नहीं कर सकते तो आखिरी काम में जी जनरेट करें लोकल। तो मैंने कहा ना, लोकल जनरेट करें, लोकल बना हुआ खाना, लोकल बनी हुई बिजली, अपने छत पे बनी हुई बिजली का उपयोग करें। AMG, अवॉइड, मिनिमाइज, जनरेट। और जो AMG नियम का पालन नहीं करेगा उसको बोलना पड़ता है OMG, ओ माय गॉड सोलर महंगा है, ओ माय गॉड छत पे जगह नहीं है, पॉलिसी नहीं है, सब्सिडी नहीं है, फलाना नहीं। तो जब हम AMG नियम का पालन करेंगे तो सही मायने में एनर्जी में स्वराज आएगा, सही मायने में एनर्जी में आत्मनिर्भरता आएगी, और हम एनर्जी में आत्मनिर्भर बनेंगे। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, यदि देश को आत्मनिर्भर बनना है, भारत को आत्मनिर्भर बनना है, तो एनर्जी में आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और यदि देश को एनर्जी में आत्मनिर्भर बनना है तो हर व्यक्ति को एनर्जी में आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। क्योंकि गायत्री परिवार में कहते हैं ना, हम सुधरे तो जग सुधरेगा। मैंने क्लाइमेट चेंज किया है, मैं ठीक करूंगा, मुझे ठीक करना है। कैसे? कम करके, कुछ ना करके, ये सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है। और फिर जरूरत पड़ने पे थोड़ी टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। ऐसा करने से हम आत्मनिर्भर बनेंगे। हम कार्बन एमिशन के जिम्मेदार नहीं बनेंगे, हम सब पॉल्यूशन के जिम्मेदार हैं, हम सब भी सॉल्यूशन के जिम्मेदार बने, एनर्जी में आत्मनिर्भर बने, कम चीजों का उपयोग करें, कम करें, और इस धरती को जीने लायक धरती छोड़ के जाएं। हर पेरेंट्स को मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, हर बच्चे को, कि इस धरती को जीने लायक धरती छोड़ दो। और जीने के लिए क्या चाहिए? 3 ही चीजें चाहिए। व्यक्ति शुद्ध हवा को सांस ले सके, बिना फिल्टर का पानी पी सके, और बिना केमिकल का खाना खा सके। हर पेरेंट को इतना ही विनती है, आप बच्चों को पढ़ाना लिखाना बंद भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 बेसिक बातें अगर समझ में आ पर उसको यदि जीने लायक धरती छोड़ दी, वो ठीक से सांस ले सके, ठीक से पानी पी सके, ठीक से खाना खा सके, तो इंटेलिजेंट है, हमसे ज्यादा अच्छी लाइफ जी सकता है। तो पर उसको जीने लायक छोड़ दें, यही मेरी सबसे अपील है, रिक्वेस्ट है। और हर व्यक्ति अपने जीवन में अपने तौर तरीके से अवॉइड, मिनिमाइज, जनरेट को पालन कर सकता है। जी, अगर हम अपने जीवन में कॉन्शियसनेस का भाव ले आए तो ये बात बहुत जल्दी और आसानी से समझ में आ सकती है कि हम क्यों जी रहे हैं, जीने के लिए कितना सा चाहिए, और अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस पृथ्वी को स्वर्ग जैसा बने रखने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। प्रोफेसर सोलंकी, आप स्टूडियो में आए, आपने पॉडकास्ट में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें की। आपको धन्यवाद भी देते हैं और आपकी अग्रिम यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।